आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी लड़की का केस है जिसने 40 दिनों से ज़्यादा तक एक नर्क से भी ज़्यादा बदतर जिंदगी को झेला है। ये केस है जापान की एक 17 साल की लड़की जुंको फुरुता का, जिसके साथ कुछ इतना बुरा किया गया कि जब कोर्ट रूम में इस केस के डिटेल्स को पेश किया गया तो वहां पर मौजूद एक आदमी को इतनी बेचैनी हो गई कि वो बेहोश तक हो गया। और आप जब इस केस को सुनेंगे तो शायद ये केस आपको भी बेचैन कर दे। तो बात शुरू होती है जापान की राजधानी टोक्यो से, जब 23 जनवरी 1989 को जापान पुलिस दो लड़कों को एक 19 साल की लड़की के रेप के केस में अरेस्ट करते हैं। उनमें एक लड़के का नाम था हिरोशी मियानो और दूसरे का नाम था जो ओगुरा, और ये दोनों ही आपस में दोस्त थे। इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है तो ये बात सामने आती है कि ये दोनों ही जापान के एक क्रिमिनल गैंग याकुजा के मेंबर हैं और इन दोनों के ऊपर पहले से ही छोटे मोटे क्राइम के केस चल रहे थे। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए इनके घर तक पहुंचती है तो वहां पर पुलिस को एक लड़की के अंडरगारमेंट्स मिलते हैं। तो अब पुलिस इनसे स्ट्रिक्टली पूछताछ करना शुरू कर देती है, पर ये दोनों फिर भी कुछ बताने को राजी नहीं थे। और फिर इसके बाद पुलिस इन दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा देती है और फिर इनसे पूछताछ करना शुरू करती है तो ये फिर भी कुछ नहीं बताते हैं। और फिर पुलिस एक प्लान बनाती है और एक तुक्का लगाते हुए हिरोशी मियानो से ये कहती है कि हमें पता है कि तुमने एक लड़की का मर्डर किया है। जैसे ही मियानो इस बात को सुनता है वो तुरंत ही घबरा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जो उसका दोस्त दूसरे कमरे में बैठा है उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। और फिर पुलिस अब मियानो को और ज्यादा डराती है और धमकाती है और आखिरकार वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसने एक लड़की का मर्डर किया है। फिर पुलिस उससे लाश के बारे में भी पूछती है कि उन्होंने लाश का क्या किया, तो वो एक जगह बताता है जहां पर उन्होंने लाश को फेंका था। तो फिर पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ टोक्यो की एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जो कि समुद्र के किनारे बसी हुई थी और फिर वहां पर जाकर पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद पुलिस को एक बड़ा सा ड्रम मिलता है जो कि पूरी तरह सीमेंट और कंक्रीट से भरा हुआ था। और फिर मियानो भी इस ड्रम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि लाश इसी के अंदर है। और फिर जब कंक्रीट को तोड़ तोड़ कर हटाया जाता है तो उस ड्रम से एक डेड बॉडी बाहर आती है जो कि पूरी तरह सड़ चुकी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कई महीनों पहले यहाँ पर लाकर फेंकी गई है। फिर जब पुलिस इस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान करने की कोशिश करती है तो फिर पुलिस के सामने एक नई सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि ये उस लड़की की डेड बॉडी नहीं है जिसके बारे में पुलिस अब तक इन दोनों से पूछताछ कर रही थी। तो फिर पूछताछ करने पर ये दोनों बताते हैं कि ये बॉडी है जुंको फुरुता की। मतलब अगर पुलिस इन दोनों से स्ट्रिक्टली पूछताछ नहीं करती या इन्हें छोड़ देती तो शायद ये केस आज तक हमारे बीच नहीं आता, ना इसके बारे में किसी को पता चलता। इसके बाद पुलिस इन दोनों से अच्छे से पूछताछ करना शुरू कर देती है और अब जो ये बात पुलिस को बताते हैं उसे सुनकर तो पुलिस भी चौंक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आज के इस वीडियो में हम इस पूरे केस के बारे में डिटेल से जानेंगे। जुंको फुरुता का जन्म 18 जनवरी 1971 को जापान के एक शहर मेसाटो साइतामा में हुआ था। जुंको बचपन से ही पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट थी और मेसाटो के याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी और उसके अंदर बचपन से ही पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करने की भावना थी और इसी वजह से वो स्कूल में सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान देती थी। उसका स्कूल में कोई खास दोस्त भी नहीं था और वो पार्टी करने या नशा करने वाले बच्चों से हमेशा दूर रहती थी और इंटेलिजेंट होने के नाते वो पूरे स्कूल में पॉपुलर भी थी। अब 1988 में जुंको स्कूल के बाद एक प्लास्टिक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देती है। फिर थोड़े दिनों बाद ही वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में फुल टाइम जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करना चाहती थी। लेकिन उसके सारे अच्छे गुण उसी के दुश्मन बन जाएंगे, शायद उसको इस बारे में पता भी नहीं था। जिस स्कूल में जुंको पढ़ती थी उसी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था हिरोशी मियानो। ये हिरोशी मियानो वही लड़का है जिसे पुलिस ने स्टार्टिंग में अरेस्ट किया था। एक दिन हिरोशी मियानो जुंको फुरुता को स्कूल के बाद डेट पर चलने के लिए प्रपोज कर देता है। अब शायद जुंको को उस लड़के के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उसको सीधा मना कर देती है। अब मियानो जो कि याकुजा गैंग का मेंबर था उसके अंदर सिर्फ इस बात को लेकर इतना गुस्सा भर जाता है कि वो जुंको से बदला लेने की सोच लेता है। अब मियानो जो कि क्रिमिनल गैंग का मेंबर था तो वो और उसके कुछ दोस्त रात में सुनसान इलाकों में लोगों को डराने और धमकाने और उनको लूटने का काम करते थे। अब बात है 25 नवंबर 1988 की रात की, जब हिरोशी मियानो अपने एक दोस्त नोबुहारो मिनाटो के साथ मेसाटो साइतामा नाम की जगह पर घूम रहा था और एक कोइंसिडेंस उसी रास्ते से करीब 8:30 बजे जुंको फुरुता अपनी पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर की तरफ जा रही थी और इसी टाइम मियानो को जिस मौके की तलाश थी
उसे वो मिल जाता है। फिर मियानो फास्टली एक छोटा सा प्लान बनाता है और उसके कहने पर उसका दोस्त मिनाटो भागकर जुनको फरुता की तरफ जाता है और दोनों हाथों से उसकी साइकिल को धक्का मारता है और उसे गिरते ही वहां से तुरंत भाग जाता है। फिर जुनको की साइकिल से गिर जाने के बाद हिरोशी मियानो वहां पहुंचता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है और उसके सामने ऐसा प्रेजेंट होता है जैसे कि उसको कुछ पता ही ना हो और वो जुनको से बोलता है कि रात का वक्त है और क्या पता वो लड़का शायद तुम्हारे ऊपर दोबारा हमला करे, चलो मैं तुम्हें अपने घर तक छोड़ देता हूँ। अब जुनको फरुता मियानो को स्कूल टाइम से थोड़ा जानती थी तो वो मियानो पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ वहां से चल देती है। अब रास्ते में एक खाली गोदाम के पास जैसे ही वो पहुंचते हैं तो मियानो उसे रोकता है और कहता है कि जिस लड़के ने तुम्हें धक्का मारा वो मेरा ही दोस्त था और हम दोनों याकुजा गैंग के मेंबर हैं और अब जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये सुनकर जुनको फरुता थोड़ा डर जाती है और फिर वो उसे उस सुनसान गोदाम में ले जाकर उसका बलात्कार करता है और यही नहीं, करीब 9:30 बजे वो उसे लेकर एक होटल में जाता है, फिर वहां उसका दोबारा बलात्कार करता है। और इस दरिंदे का इतने में भी मन नहीं भरता है, वो होटल के कमरे से बाहर आकर अपने दोस्त मिनाटो के घर पे फोन करता है और बड़ी शान से इस बारे में बात करता है और मिनाटो अपने घर पर एक दोस्त ओगुरा के साथ बैठा होता है। तो ओगुरा मियानो से ये कहता है कि वो अभी जुनको को वहां से जाने ना दे। फिर 26 नवंबर की सुबह मियानो जुनको को होटल के पास एक पार्क में ले जाता है जहाँ पर ओगुरा, मिनाटो और उनका एक दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे और फिर ये सभी जुनको को डराते हुए ये कहते हैं कि वो सभी याकुजा गैंग के मेंबर हैं जो कि जापान की एक फेमस गैंग थी और वो जानते हैं कि वो कहाँ पर रहती है। अगर उसने भागने की या पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो गैंग मेंबर उसके सभी परिवार वालों को मार देंगे। फिर वो जुनको फरुता को लेकर मिनाटो के घर पे जाते हैं जो कि अडाची में है। सभी उसे मिनाटो के घर के 2nd फ्लोर पर रखते हैं और वहां उसका गैंग रेप करते हैं। अब 27 नवंबर को जुनको फरुता के पेरेंट्स अपनी बेटी के लापता होने पर पुलिस रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस तुरंत ही उस केस की जांच करना शुरू कर देती है। तो इसकी खबर मियानो और उसके साथियों को लग जाती है और वो जुनको के द्वारा 3 बार उसके घर पर फोन करवाकर इस बात को जुनको से कहलवाते हैं कि वो कहीं पर लापता नहीं हुई है, वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने आ गई है और वो बिल्कुल सेफ है। और इसके बाद जुनको के माता पिता पुलिस कंप्लेंट को वापस ले लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ जुनको के साथ कंटिन्यूअस रेप किया जा रहा था। मिनाटो जिसके घर पर जुनको फरुता को रखा गया था वो अपने पेरेंट्स को ये बोलता है कि जुनको फरुता उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब मिनाटो के फैमिली मेंबर्स को भी कुछ चीजें गलत लगती हैं तो वो फिर भी इस बात पर कोई एतराज नहीं जताते हैं क्योंकि वो खुद ही अपने बेटे से डरने लग गए थे जो कि दिन पे दिन वायलेंट होता जा रहा था। उन्होंने इन सारी बातों को इसलिए भी छुपा कर रखा था क्योंकि इन सब में उनका खुद का बेटा भी इन्वॉल्व था। और इसी तरह मिनाटो का घर एक अय्याशी का अड्डा बन गया था जहां पर अब याकुजा गैंग के मेंबर्स का आना शुरू हो गया था और गैंग का कोई भी मेंबर वहां पर आता वो जुनको के साथ रेप करता और वहां से चला जाता। और 7 दिनों में जुनको के साथ लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों ने रेप किया और जुनको को ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही पीने को पानी दिया जाता और उसे पूरे दिन बिना कपड़ों के रखा जाता और गैंग मेंबर्स के सामने भी उसे बिना कपड़ों के लाया जाता, उसे नचाया जाता और उसका रेप किया जाता और उसे जबरदस्ती दारू पिलाई जाती और एक साथ 3-3 सिगरेट पीने पर उसे मजबूर किया जाता। फिर एक दिन कैसे न कैसे जुनको फरुता के हाथ एक फोन लग जाता है और वो पुलिस को फोन मिला भी देती है, लेकिन इतने में ही मियानो वहां पर आ जाता है और फोन कॉल काट देता है। लेकिन जब पुलिस कॉल बैक करती है तो वो बोलता है कि ये कॉल गलती से लग गया था। इसके बाद वो गुस्से में जुनको को मारता पीटता है और वो लाइटर के तेल को जुनको फरुता के पैर पर डाल देता है और उसके पैरों को जला देता है जिससे वो आगे कभी ऐसी हरकत ना कर पाए। और अब एक दिन में 12 अलग अलग लोग जुनको फरुता का बलात्कार कर रहे थे और उसके दोनों हाथों को पंखे से बांधा जाता और उसे पंचिंग बैग की तरह मारा जाता और उसे तब तक मारा जाता जब तक उसकी नाक से खून तक नहीं आ जाते। और इसी वजह से उसकी नाक में इतना खून तक जमा हो गया था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उन दरिंदों की हैवानियत इतनी थी कि वो कुछ भी हाथ लगता उसे वो जुनको फरुता के प्राइवेट पार्ट में डालते और सिगरेट को भी उसके प्राइवेट पार्ट से रगड़कर बुझाया जाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन हैवानों ने जुनको फरुता के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रोड, बोतल और गर्म जलता हुआ बल्ब तक डाला। मतलब कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है? शायद ये सभी इंसान कहलाने के लायक तो थे ही नहीं। वो इस कंडीशन को फेस कर रही थी कि उसे बाथरूम तक जाने में 1 घंटा लग जाता। कभी कभी तो बाथरूम तक वो पहुंच भी नहीं पाती और पहले ही उसका टॉयलेट निकल जाता और इसके लिए भी उसे वहां पर पीटा जाता। अब तक उसकी बॉडी की ये कंडीशन हो गई थी कि उसकी बॉडी ने खाना पचाना भी बंद कर दिया। वो पानी भी पीती तो उसे उल्टियां हो जाती। वो उन दरिंदों से मौत की भीख मांगती,
लेकिन वो दरिंदे उसे मौत भी नहीं देते। इसी बीच 27 नवंबर की रात को जब वो लोग मिनाटो के घर से जाते हैं, वो रात के करीब 2 या 2:30 बजे एक सुनसान रास्ते पर एक 19 साल की लड़की को डराते हैं, धमकाते हैं और होटल पर ले जाकर उसका बलात्कार करते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। और यही लड़की बाद में इनकी पुलिस कंप्लेंट करती है। इस रेप के केस में इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है और इसी के बाद साल 1989 नया साल आ जाता है और मियानो नए साल के जश्न को मनाने के लिए पार्टी करता है और जुआ खेलता है और उसी रात वो गेम में बहुत सारे पैसे हार जाता है और वो इसका पूरा गुस्सा मिनाटो के घर पर जाकर जुंको पर निकालता है। वो जुंको का फिर से रेप करना शुरू करता है और उसे लात घूंसों से मारना शुरू कर देता है। वो दरिंदा जुंको के चेहरे पर मोमबत्ती की मोम को तब तक टपकाता है जब तक पूरी मोमबत्ती नहीं जल जाती है। वो लोहे के डंबलों को जुंको फरुता के पेट पर ऊंचाई से बार बार गिराता है। इन सभी हरकतों को करते हुए उसको करीब 2 घंटे हो जाते हैं और अब जुंको फरुता की बॉडी रेस्पॉन्स करना भी बंद कर देती है और वो उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। और उस टाइम पूरे 44 दिनों के बाद जुंको फरुता की मौत हो जाती है। और अगले ही दिन मियानो याकुजा गैंग के कुछ मेंबर्स के साथ घूम रहा होता है, तभी मिनाटो का फोन उसके पास आता है। वो कहता है कि जुंको की बॉडी कल रात से एक ही जगह पर पड़ी है, शायद वो मर चुकी है। फिर वो सभी मिनाटो के घर पर पहुंचते हैं। वो जुंको की बॉडी को कंबल में लपेटकर किसी जगह पर ले जाते हैं। वहां उस बॉडी को एक बड़े से ड्रम के अंदर रखकर उस ड्रम के अंदर सीमेंट और कंक्रीट को भर दिया जाता है। उनका प्लान तो इस ड्रम को समुद्र में फेंकने का होता है, लेकिन वो समुद्र के पास एक सुनसान इलाके में उस ड्रम को फेंककर वहां से आ जाते हैं। इस पूरी बात को सुनकर जापान का पुलिस प्रशासन भी दंग रह जाता है। अगर वो लड़की मियानो और उसके गैंग मेंबर्स के डराने या धमकाने पर डर जाती और पुलिस कंप्लेंट ना करती तो शायद ये केस तो कभी लोगों के बीच आता ही नहीं। इसके बाद इन चारों की गिरफ्तारी की जाती है, पर अफसोस की बात यह है कि ये चारों ही नाबालिग थे, तो पुलिस इन चारों की पहचान को दुनिया वालों के सामने नहीं लाती है और ना ही उनको फांसी की सजा दी जाती है। और जब इन लड़कों को कोर्ट रूम में पेश किया जाता है तो वहां पर भी इनके नामों को नहीं लिया जाता है, बल्कि ABCD कहकर इनको वहां पर पेश किया जाता है और इस पूरे केस का नाम कॉन्क्रीट इनकेस्ड हाई स्कूल गर्ल मर्डर पड़ जाता है। शुरुआत में तो इस केस को पब्लिकली ही नहीं किया जाता है, लेकिन जापान के एक रिपोर्टर शुकन बुनशुन ने अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर इस केस को छाप दिया था और इन चारों लड़कों का नाम पूरे जापान के सामने आ जाता है। और इसके बाद कोर्ट को भी इस केस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ता है। फिर हिरोशी मियानो को 20 साल की और उसके तीनों दोस्तों को 9-9 साल की सजा सुनाई जाती है। साल 2009 में हिरोशी मियानो की रिहाई हो जाती है। तो क्या वाकई में ये लड़का और उसके दोस्त रिहाई के काबिल थे? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शायद फांसी की सजा भी एक बहुत छोटी सजा होगी इन सभी के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का केस, जुंको फरुता मर्डर केस। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।